सो हे एवरीवन, वर्लिन सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है और उसका एपिसोड 1 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अगर आपको नहीं मिले तो डायरेक्टली चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 2 को। सो गाइस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम कीला को देखते हैं जो इस वक्त ब्रूस के साथ बैठी हुई थी। दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कीला के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। कॉल देखते ही कीला थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि अंदर ही अंदर वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज थी। इसके बाद वो ब्रूस से झूठ बोलती है और कहती है कि उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना है और इतना कहकर वो बाहर चले जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टीम का मेंबर रोई उसकी बातें सुन लेगा और अब कीला रोई के सामने अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है। वो कहती है कि एक तरफ तो वो ब्रूस के साथ भी रहना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस लड़के की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होती जा रही है। यानी इस वक्त कीला पूरी तरह इमोशनल कंफ्यूजन में फंस चुकी थी। ये सुनने के बाद रोई उसे कहता है कि ब्रूस के साथ तुम गलत कर रही हो क्योंकि ब्रूस सच में तुम्हें दिल से चाहता है। इतना कहकर रोई वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं वर्लिन अपनी बोट पर वापस आता है और इस वक्त वो जरूरत से ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसकी खुशी देखकर पूरी टीम समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। एक्चुअली पिछली रात वो पूरी रात कंदेला के साथ बिताकर आया था और अब पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। वो सबको बताता है कि मुझे हमेशा से ऐसी लड़कियां पसंद थी जो शांत हो, ज्यादा बोलती ना हो और हर बात पर बहस ना करे, लेकिन पहली बार उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आई है जिसने उसका पूरा माइंड ही बदल दिया है। वर्लिन की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो सच में कंदेला को प्यार करने लगा है और बाकी लोग भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे। खैर, अब पूरी टीम अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ती है। वो लोग अपनी बस में बैठते हैं और उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं जो कि सेबिल से करीब 25 मील दूर था। वहां से उस सीक्रेट अंडरग्राउंड ट्रेन का रास्ता शुरू होता था और टीम का मानना था कि अगर वो उस पुरानी वाइनरी तक पहुंच गए तो शायद उन्हें राजा के छुपाए हुए संग्रह का कोई सुराग मिल सकता है। और इसी वजह से वो सभी लोग अपनी सीक्रेट बस में बैठ जाते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा सेटअप मौजूद था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल नॉर्मल बस लगती थी, लेकिन अंदर मिशन के लिए जरूरी हर चीज मौजूद थी। और फिर पूरी टीम उसी बस में उस गांव की तरफ निकल पड़ती है ताकि उस पुरानी वाइनरी को ढूंढा जा सके। और अब वहां पर पहुंचने के बाद वो सभी लोग उस जगह के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सरकारी जांच के मुताबिक वो पूरी जागीर करीब 8,900 एकड़ में फैली हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उसके अंदर की एक भी फोटोज इंटरनेट पर मौजूद नहीं थी। यानी इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि उसके अंदर आखिर है क्या। लेकिन यहाँ पर वाइनरी की कुछ पुरानी तस्वीरें कीला को नेट पर मिल जाती है जो कि राजा के आखिरी सालों की बताई जा रही थी। उन तस्वीरों में गाँव के बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती थी जिसके ऊपर कांसे का एक बड़ा सा गुम्बद बना हुआ था और वहीं ऊपर उनकी टेस्टिंग हुआ करती थी और नीचे एक तहखाना था जहां पर वाइन को स्टोर किया जाता था। लेकिन सालों पहले उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया था और ठीक उसके बाद ही छोटी सी अंडरग्राउंड ट्रेन वहां पर बनवाई गई थी। और अब इसीलिए पूरी टीम को यकीन हो जाता है कि असली राज उसी तहखाने में छुपा हुआ होगा। और अब इस पूरी जमीन के निरीक्षण के लिए वो लोग एक हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक चील लेकर आते हैं। वो बिल्कुल दिखने में असली चील जैसी थी, लेकिन असल में उसके अंदर छोटे छोटे कैमरे और ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए थे। और अब पूरी टीम अपनी सीक्रेट बस के अंदर बैठकर उसी चील को कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक चील आसमान में उड़ती है, वैसे ही उसके कैमरे से नीचे की पूरी जमीन साफ दिखाई देने लगती है। बस के अंदर लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर सब लोग उस इलाके का हर कोना ध्यान से देख रहे थे। तभी टीम को जमीन के मेन गेट के बाहर काफी सारे मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। ये देखकर बस के अंदर बैठी सारी टीम हैरान रह जाती है और स्क्रीन पर ध्यान से उस जगह को देखने लगती है। उस टीम को समझ आ जाता है कि उन जानवरों की मौत आखिर कैसे हुई थी। एक्चुअली इस पूरी जमीन के चारों तरफ तारों की बाउंड्री बनी हुई थी जिसमें तेज करंट दौड़ रहा था। राजा ने अपनी जमीन की सिक्योरिटी के लिए हर तरफ बिजली छोड़ रखी थी और जब भी कोई जानवर गलती से उन तारों को छू देता वो वहीं पर मारा जाता। और तभी पूरी जगह का निरीक्षण करते करते अचानक टीम को वही पुराना गुम्बद दिखाई देता है जो पहले वाइनरी की बिल्डिंग के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब वो गुम्बद जमीन पर रखा हुआ था। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इसका सीधा मतलब था कि उस गुम्बद के नीचे जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। और अब ये देखकर पूरी टीम काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि शायद आखिरकार उन्होंने उस छुपे हुए संग्रह को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी अचानक उनकी इलेक्ट्रॉनिक चील कंट्रोल खोने लगती है और सीधा जमीन पर आकर गिर जाती है। ये देखकर बस के अंदर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो अचानक क्रैश कैसे हो गई। और तभी चील में लगे डिवाइस से आवाजें आने लगती हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वहां मौजूद एक सांड उसे अपने सींगों से खोद रहा था। यानी किसी जानवर की वजह से वो चील नीचे गिर गई थी। और अब टीम के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, किसी तरह उस जमीन के अंदर घुसकर उस इलेक्ट्रॉनिक चील को वापस लाना, क्योंकि अगर वो किसी को मिल जाती तो राजा को तुरंत पता चल जाता कि कोई उसकी जमीन और उसके छुपे हुए संग्रह की तलाश कर रहा है। और अब यहाँ पर कैमरन और रोई अंदर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक चील को वापस लाया जा सके। लेकिन तभी वर्लिन उन दोनों को रोक देता है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जब से वो लोग यहाँ पर आए थे तब से उन दोनों ने एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं की थी। इसीलिए वर्लिन उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है और आखिर में कीला और ब्रूस दोनों जमीन के अंदर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो चील को वापस ला सकें इससे पहले कि वो किसी और की नजर में पड़ जाए। और अब कीला और ब्रूस चुपचाप उस जगह के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्रूस बड़ी सफाई से उन इलेक्ट्रिक तारों को काटता है और फिर दोनों बहुत सावधानी से नीचे से अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो पूरे इलाके को ध्यान से देखने
लगते हैं और तभी अचानक उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं थी और भागना भी नामुमकिन था क्योंकि उस आदमी ने उन दोनों को देख लिया था। वो आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तभी कीला तुरंत बहाना बनाती है और कहती है कि उसके पैर में चोट लग गई थी और वो लोग बस यहाँ पर ऐसे घूमते घूमते आए हैं और कुछ फोटोज क्लिक कर रहे थे। लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा शातिर था। वो जबरदस्ती कीला को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ब्रूस को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ब्रूस उसे कीला को छोड़ने के लिए बोलता है वैसे ही वो आदमी गाड़ी से उतरता है और सीधे ब्रूस के पैर में गोली मार देता है। एंड अब जैसे ही कीला ब्रूस को गोली लगते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगा कि शायद उस आदमी ने ब्रूस को मार ही दिया है। इसी गुस्से में कीला गाड़ी के अंदर से ही उसे स्टार्ट करती है और सीधे उस आदमी के ऊपर चढ़ा देती है, जिसकी वजह से उसके सिर पर जोरदार चोट लगती है और वो वहीं पर घायल होकर बेहोश हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर कीला और ब्रूस उस आदमी को उसी की गाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद वो लोग इलेक्ट्रॉनिक चील उठाते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। एक्चुअली वो आदमी उस पूरी जमीन का केयरटेकर था, यानी राजा का बेहद खास आदमी, और उसकी गाड़ी में लगी चाबी से ही उस जगह के मेन गेट और बिजली वाले तारों का सिस्टम खुलता था। इसीलिए वो दोनों उस चाबी का इस्तेमाल करके उसी की गाड़ी से उसकी जमीन से बाहर निकल आते हैं और साथ में उसे भी ले आते हैं। जब वो लोग अपनी टीम के पास पहुंचते हैं तो वर्लिन उनसे पूछता है कि आदमी कौन है। इस पर कीला और ब्रूस बताते हैं कि अगर वो उसे वहीं छोड़ देते तो सीधा राजा के पास जाकर वो सब कुछ बक देता और पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता, इसलिए मजबूरी में उन्हें उसे वहां से लाना पड़ा। खैर, इसके बाद पूरी टीम वापस अपनी बोट पर पहुंच जाती है जहां वो उस आदमी को बंदी बना लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि वर्लिन अपनी बोट पर मौजूद था जहां वो अपनी पूरी टीम के लिए गन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। एक्चुअली वर्लिन समझ चुका था कि राजा कोई आम इंसान नहीं है बल्कि बेहद खतरनाक और क्रिमिनल सोच वाला आदमी है। यही वजह थी कि वो सबको अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एंड उस केयरटेकर आदमी की सारी चाबियां क्योंकि वर्लिन के पास आ चुकी थी, इसी वजह से अब वो एक नया प्लान बनाता है। उसका कहना था कि अब वो लोग उसी आदमी की गाड़ी और चाबियों का इस्तेमाल करके सीधे उस जमीन के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर उस गुम्बद के नीचे क्या छुपा हुआ है। इसके बाद कैमरन और रोई को उस आदमी की निगरानी रखने के लिए बोट पर ही छोड़ दिया जाता है, जबकि वर्लिन, कीला, ब्रूस और डेमियन चारों मिलकर उस केयरटेकर की गाड़ी लेकर उसी जमीन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो लोग गाड़ी से उस जमीन की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में कीला काफी डर जाती है। उसे लग रहा था कि शायद वो लोग बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इसीलिए अब वो ब्रूस के लिए सब कुछ सच बता देती है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन बना चुकी है और वो किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। हालांकि वो ब्रूस को भी प्यार करती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब उसका दिल कहीं और भी लग गया है और ये सुनकर ब्रूस काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे बात करना बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बोट पर कैमरन उस घायल आदमी का ट्रीटमेंट कर रही थी, तभी वो आदमी मौका देकर उस पर हमला कर देता है और उसके कान में लगी ईयररिंग को निकाल लेता है जो कि एक ब्लेड जैसी थी। कैमरन को लगा कि उस पर अटैक किया गया है, तभी रोई तुरंत वहां पर आ जाता है और कैमरन को उस आदमी से छुड़ा लेता है। पर उस आदमी को भी उन दोनों को देखकर समझ में आ गया था कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है, क्योंकि दोनों किसी वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इसीलिए वो रोई को लगातार उकसाने लगता है। वो कहता है कि तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल सकते, तुम जैसे लोग सिर्फ गुलामी करने के लायक हो। इन बातों से रोई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर कैमरन से बात करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी चुपचाप उस ब्लेड से अपनी रस्सियों को काटना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वर्लिन और बाकी लोग भी उस गुम्बद तक आसानी से पहुंच चुके थे। अब वो लोग वहां पर लगी लोहे की ग्रिल को रस्सी से गाड़ी के पीछे बांध देते हैं, जिसके बाद डेमियन गाड़ी स्टार्ट करता है और जोर से आगे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पूरी ग्रिल उखड़ जाती है और अब वो लोग उस गुम्बद के अंदर झांक कर देखते हैं। वहां पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है जो कि करीब 130 फुट गहरा था और अब ये सभी लोग उस गड्ढे में उतरने का डिसाइड करते हैं, तभी उन्हें पता लग पाएगा कि आखिर वहां पर क्या छुपा हुआ था। इसके बाद वो चारों लोग सेफ्टी हार्नेस पहनते हैं और अपने सिर पर हेड लैंप लगा लेते हैं ताकि अंधेरे में साफ दिखाई दे सके और फिर वर्लिन, ब्रूस, कीला और डेमियन चारों रस्सियों के सहारे धीरे धीरे 130 फुट गहरे खड्डे के अंदर उतर जाते हैं। तो उन्हें वहां पर काफी बड़ा अंडरग्राउंड स्पेस दिखाई देता है। वहीं पर उन्हें उस पुरानी ट्रेन की पटरी भी नजर आती है जो कि राजा ने जमीन के नीचे बनवाई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तभी कीला अचानक सबको रोक देती है। एक्चुअली पूरे एरिया में चारों तरफ लेजर सिक्योरिटी लगी हुई थी जो कीला को उसकी डिवाइस में साफ दिखाई दे रही थी और अगर उनमें से किसी ने एक भी गलत कदम उठाया तो वहीं पर उनकी मौत पक्की थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस जगह पर एक भी कैमरा मौजूद नहीं था, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक और तगड़ी थी कि कैमरों की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आगे ये लोग कैसे बढ़े। तभी यहाँ पर कीलिया बताती है कि खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक ये पूरा लेजर सिस्टम राजा साहब ने सन 2000 में लगवाया था। हालांकि अब ये सिस्टम थोड़ा पुराना हो चुका था क्योंकि कुछ साल पहले इसमें एक कमजोर कड़ी पाई गई थी। अब यहाँ पर कीला सबको समझाती है कि लेजर बीम का एंगल करीब 2 डिग्री तक ऊपर नीचे किया जा सकता है और वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। उसका प्लान था कि वो असली अलार्म वाले लेजर को अपने लेजर से रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल उसी पावर और उसी कैलिबर के साथ। और जैसे ही उनका लेजर रिसीवर की उस 2 डिग्री वाली खाली जगह में सेट हो जाएगा, वो असली एमीटर को ढककर अंदर जाने का रास्ता खोल देंगे। और अब सवाल ये था कि उन्हें लेजर की सही पावर एंड फ्रीक्वेंसी और कैलिबर का पता कैसे चले। तो यहाँ पर कीला सबको बताती है कि धुएं की मदद से उन्हें बीम का डायमीटर दिख जाएगा और उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से वो उसकी सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे, बस फिर उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, हो सकता है आप सभी को ये साइंटिफिक लंबी थ्योरी समझ में नहीं आई हो। मैं
सीधे सीधे आप सभी को समझा देती हूँ कि ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि असली लेजर को बिना बंद किए हुए चुपचाप अपनी नकली लेजर से बदल देंगे, ताकि सिक्योरिटी सिस्टम को लगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और इसी बीच वो लोग आराम से अंदर पहुंच जाए। और अब ये लोग बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे लेजर सिक्योरिटी को बाईपास करने लगते हैं, ताकि बिना अलार्म बजाए अंदर जाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड पर रोई और कैमरन के बीच काफी बड़ी बहस हो जाती है। रोई उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरन गुस्से में उसकी एक भी नहीं सुनती। यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई थी कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ये हमें आगे पता चलेगा। कैमरन गुस्से में अपना बैग उठाती है और बोर्ड छोड़कर शहर की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी रोई अंदर जाकर देखता है कि उस आदमी ने अपने हाथों की रस्सी काट ली थी और अब वो बोट पर कहीं छुप चुका था। इसी वजह से रोई बिना कुछ सोचे समझे उस बोट को किनारे से दूर समुद्र के बीच ले जाना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो आदमी किसी भी हालत में बोट से उतर कर भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ वर्लिन और बाकी लोग आखिरकार उस लेजर सिस्टम को पार कर लेते हैं और फिर एक एक करके उस अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर दुनिया की एक से एक महंगी और बेहद चर्चित पेंटिंग्स का विशाल कलेक्शन मौजूद था, जिनकी कीमत अरबों में थी। अंदर जाकर सभी लोग पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर राजा इतनी महंगी पेंटिंग्स का करता क्या है। तभी उन्हें यहाँ पर यह पता चलता है कि ये सारी पेंटिंग्स पूरी तरह ओरिजिनल थी और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सभी चोरी की गई थी। यानी राजा ने असली पेंटिंग्स चोरी करवाकर उनकी जगह म्यूजियम में नकली पेंटिंग्स रखवा दी थी, जिन्हें गवर्नमेंट आज तक असली समझ रही थी। सारी टीम काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें चोरी करने के लिए काफी बड़ा माल मिल चुका था। और अब ब्रू जल्दी से उन पेंटिंग्स की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सारी पेंटिंग्स को यहीं से चुरा कर ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी वर्लिन उसे रोक देता है। उसका कहना था कि वो लोग इन पेंटिंग्स को नहीं चुराएंगे, क्योंकि वर्लिन का मानना था कि राजा का ये छुपा हुआ संग्रह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर राजा के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। इसलिए वर्लिन छोटी चोरी नहीं करना चाहता था, वो तो पूरा का पूरा खजाना चाहता था। और इसीलिए वर्लिन की नजर वहां पर रखे हुए एक लैंडलाइन फोन पर जाती है और वो उसी फोन से सीधे राजा को कॉल करके कहता है कि वो उसके गुप्त संग्रह तक पहुंच चुका है और वो उससे मिलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ बोट पर वो आदमी छुपकर अचानक रोई पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन मौका देखकर वो आदमी रोई की गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर एक कुत्ते वाले पिंजरे में कुत्ते के साथ बंद कर देता है और लॉक करके सीधा समुद्र में फेंक देता है। वही हमारा सीन कैमरन पर जाता है, जो कि शहर के बने ब्रिज पर चल रही थी और तभी अचानक उसकी नजर बोट पर जाती है, जो कि अब किनारे के पास नहीं थी। और वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और इसीलिए तुरंत बोट की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। और अब रोई भी समुद्र के नीचे पूरी तरह फंस चुका था। अब मौत उससे ज्यादा दूर नहीं थी। एक तरफ रोई था जो मौत से लड़ रहा था, दूसरी तरफ राजा था जो एकदम शॉक में था कि वर्लिन उसके गुप्त संग्रहालय तक पहुंच गया है। और वहीं वर्लिन और उसकी टीम जो संग्रह को देखकर काफी खुश थी। और इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 को तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं और एपिसोड 2 और 3 मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है और बाकी के एपिसोड की वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।